जी ग्रीटिंग्स टू ऑल ऑफ़ यू, वेलकम बैक। तो आज से हम जो है मुस्लिम लॉज एंड ज्यूरिस्प्रूडेंस जो है उसकी एक प्लेलिस्ट लॉन्च करने जा रहे हैं, ठीक है। और उसके हवाले से आज हम पढ़ेंगे जी मुस्लिम फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस। और ये ऑर्डिनेंस असल में गवर्न होता है जितनी भी मैरिजेस होती हैं पाकिस्तान में 1961 मैरिजेस होती हैं या डाइवोर्स होते हैं या सक्सेशन के जितने भी मामलात होते हैं जो कोर्ट में होते हैं, ठीक है। तो उनको आज हम कवर करेंगे और देखेंगे कि ये लॉ, ये ऑर्डिनेंस किस तरह से बना और इसकी क्या क्या शिक्कें हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जिस तरह आपको पता है कि कोई भी लॉ, अच्छा पहले हम देख लेते हैं कि ये इन पावर कब हुआ, ठीक है। तो ये अक्टूबर 1958 में जो है ये प्रपोज़ किया गया और उसके बाद जो है ये 61 में जो है वो इन पावर किया गया, ठीक है, ऑफिशियल गज़ट में पब्लिश करने के बाद। तो सबसे पहला इसकी जो टोटल हैं वो 11 शिक्के हैं, ठीक है, 11 दफ़ात हैं। तो हम बारी बारी उसको कवर करेंगे, ठीक है। और इसमें आपको जानने को मिलेगा कि कानून के मुताबिक निकाह या तलाक़ या खुला या सक्सेशन के मामला किस तरह से हैं, ठीक है। ऑल्दो ये हमारे सामने अब प्रैक्टिस नहीं होता और आपके लिए ये समझना और ये जो चीज़ें हैं ये जानकर आपको थोड़ी हैरत भी होगी कि ऐसा लिखा है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। लेकिन ये कि इस सब्जेक्ट के लिए इसको जानना और जनरल इन्फॉर्मेशन के लिए भी इसको जानना बहुत ज़रूरी है। तो आइए स्टार्ट करते हैं जी। तो सबसे पहला जो है किसी भी कानून को पढ़ते हुए जिस तरह आपको पता है कि जो सबसे पहला है वो उसका शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंड और उसकी कमेंसमेंट होती है, उसकी एप्लीकेशन होती है, ठीक है। तो इसका जो टाइटल है तो इसे जी मुस्लिम फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस कहा जाएगा। नाइनटीन 61 ठीक है। और इसका एक्सटेंड कहाँ तक होगा जी? होल ऑफ द पाकिस्तान, ऑल द मुस्लिम सिटीजन्स, पाकिस्तान के जितने भी मुस्लिम सिटीजन्स हैं, ऑल मुस्लिम सिटीजन्स ऑफ पाकिस्तान, ये इसका एक्सटेंड आ गया जी। और एक्सटेंड के बाद है जी कि ये इन्फोर्स कब होगा, ठीक है, या इन्फोर्स का तरीक़ाकार क्या है इसका, ठीक है। तो फेडरल गवर्नमेंट जो है वो अपने ऑफिशियल गज़ट में इसे पब्लिश करेगी, ठीक है। तो उसके बाद ये इन पावर हो जाएगा, ठीक है, कम इन फोर्स हो जाएगा, ठीक है। दूसरा लॉ जो होता है, दूसरी जो शक होती है किसी भी कानून की, वो कुछ टर्मिनोलॉजीज़ की डेफिनेशन होती है, ठीक है, कि इस कानून में आगे जब जो भी डेफिनेशंस यूज़ होंगी या जो भी वर्ड यूज़ होंगे उनसे क्या मुराद ली जा रही है, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले तो हमारे पास आ जाती है जी आर्बिट्रेशन काउंसिल। आर्बिट्रेशन काउंसिल से क्या मुराद है, ठीक है। आपको पता है ये जो हमारे पास निज़ाम है यूनियन काउंसिल का, यूनियन काउंसिल्स बनाने का मकसद ही ये था कि हमारा जो यूनियन काउंसिल है उसमें होने वाले जितने भी ख़ानदानी झगड़े हैं या इस तरह के मामला जो छोटे लेवल के हैं उनको वहीं पर जो है वो एड्रेस कर लिया जाए, ठीक है। तो एब्रीविएशन काउंसिल जो है ये 3 पार्टीज़ पे, 3 लोगों पे मुश्तमिल होती है, ठीक है। एब्रिट्रेशन काउंसिल, ठीक है। इसे जो हेड करता है, ठीक है, वो यूनियन काउंसिल का चेयरपर्सन जो है वो एड्रेस करता है। और इसमें नीचे 2 मेंबर्स होते हैं, ठीक है, फ्रॉम ईच ऑफ द पार्टी। ईच ऑफ द पार्टी इसलिए ये एब्रीविएशन आर्बिट्रेशन काउंसिल जो है ये होती है डाइवोर्स के मामलात में या अगर किसी ने खुला लेना हो तो उन मामलात में, ठीक है। तो आर्बिट्रेशन काउंसिल में एक पार्टी जो है वो फीमेल साइड से होती है, ठीक है, और एक मेल साइड से होती है, एक हस्बैंड की तरफ से होती है, एक वाइफ की तरफ से होती है, और ये फैसले लेती है, ठीक है। इसी में अगली डेफिनेशन भी हमारी आ जाती है जी प्रोवाइडर की, कि अगर विद इन दैट गिवन टाइम हमारे पास कोई एक स्पेसिफिक पार्टी, मेल साइड या फीमेल साइड जो है, ठीक है, हस्बैंड साइड या वाइफ साइड, वो अपना कोई रिप्रेजेंटेटिव
प्रेस्क्राइब्ड टाइम में नहीं पेश कर पाती, ठीक है, तो उस केस में जो प्रोवाइडर है वो काउंसिल जो है वो खुद ही मुकर्रर कर लेगी, ठीक है, उस उनकी तरफ से। तो ये प्रोवाइडर की डेफिनेशन हो गई। उसके बाद चेयरपर्सन या चेयरमैन की डेफिनेशन भी यहाँ पे की गई है। चेयरमैन जो यूनियन काउंसिल का है, तो जो कानून आया था यूनियन काउंसिल का, उसके हवाले से बताया गया है कि उस कानून के तहत फेडरल गवर्नमेंट जिसको भी अपॉइंट करेगी, और इन केस ऑफ नॉन मुस्लिम, फ़र्ज़ करें कोई यूनियन काउंसिल है जिसका नॉन मुस्लिम चेयरमैन है, ठीक है, तो वो अपना एब्रीवेशन आर्बिट्रेशन काउंसिल में वो खुद भी हेड कर सकता है, या वो अगर उसके पास कोई वैलिड रीज़न हो तो वो अपनी जगह किसी दूसरे को भी, किसी और मेंबर को भी जो मेंबर होना चाहिए यूनियन काउंसिल का, उसे सजेस्ट कर सकता है, ठीक है। और ये कुछ डेफिनेशंस थी इस, और उसके बाद फिर यूनियन काउंसिल की भी है और फिर वार्ड की भी है, ठीक है। यूनियन काउंसिल और वार्ड, अच्छा ये चीज़ें इसलिए भी थोड़ी मुश्किल लगती हैं हमें कि चूँकि ये हमारे दरमियान, हमारे सामने जो है वो इन प्रैक्टिस नहीं है, ठीक है। अगर प्रैक्टिस में होती तो हमें इतना मुश्किल ना होता, हमें, हमारे लिए ये नई ना होती चीज़ें, हमें पता ही नहीं है। इवन तो मुझे तो कम से कम ये नहीं पता था कि यूनियन काउंसिल इस तरह के मामलात के लिए भी होती है, ठीक है। तो यूनियन काउंसिल जो है वो बेसिक डेमोक्रेटिक्स ऑर्डिनेंस जो आया था, ऑर्डर आया था 1957 में 59 में, सॉरी, ठीक है, डेमोक्रेटिक्स ऑर्डर, तो उसमें प्रिस्क्राइब किया गया था, यूनियन काउंसिल का निज़ाम किया गया था, ठीक है, टाउन्स और मुख्तलिफ एरियाज़ बेस पे, ठीक है, प्रिस्क्राइब किया गया था उसको, और उसी में फिर वार्ड्स को मुकर्रर किया गया था, ठीक है। टाउन में मुख्तलिफ जो है वो एरिया को जो है वो वार्ड्स का टाइटल दिया गया था, जाके ज़्यादा डिपेक्ट और ज़्यादा फोकस्ड जो है वो कार्रवाई की जा सके। ये कुछ डेफिनेशंस थी। नंबर 3 पर जो हमारे पास आता है वो है द पावर ऑफ ओवर राइडिंग, ठीक है, ओवर राइडिंग। ओवर राइडिंग से क्या मुराद है, ठीक है, फ़र्ज़ करें कोई दो ऐसे कानून हैं, ठीक है, आपको पता है ना पाकिस्तान में ज़्यादा लोग जो है वो वकील इसीलिए बनते हैं जो, क्योंकि हमारे जो कानून है हमारा, उसमें लूप होल्स बहुत हैं, ठीक है, उसमें गुंजाइश बहुत है, वो अपना दिमाग लगा के किसी भी ए को डी के साथ मिला देते हैं, ठीक है। तो ओवर राइडिंग का भी इसमें प्रिस्क्राइब किया गया कि ओवर राइडिंग जो है वो, इसको सुप्रीम पावर हासिल है, ठीक है, जब ये पावर में आएगा, ठीक है, तो अगर ये किसी भी दूसरे ऑर्डिनेंस के साथ जो है वो क्लैश कर रहा है, ठीक है, तो इन पावर यही रहेगा, ठीक है। ऑर्डिनेंस शैल इफ़ेक्ट, ये वाला जो मुस्लिम मैरिज लॉ ऑर्डिनेंस है यही इफ़ेक्ट करेगा, ठीक है। इन केस ऑफ नॉन मुस्लिम वो आगे जाके अमेंडमेंट्स होंगी और उसके लिए गुंजाइश रखी गई है, ठीक है। लेकिन फिल वक्त जो कानून में बराह रास्त था ओवर राइडिंग का कानून, ओवर राइडिंग की शक इसमें डाली गई थी कि ये सुप्रीम पावर वाला है। चौथा जो था वो सक्सेशन का है, ठीक है, और सक्सेशन के बारे में अक्सर वो पूछ लेता है क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जी, चूँकि पाकिस्तान जो है वो पूरा इस्लामिक लॉज पे नहीं है, ठीक है। सक्सेशन का मामला ये है कि बाप की विरासत में से बेटे को मिलता है, ठीक है, दादी की विरासत में से नहीं मिलता जो ग्रैंड फादर है, लेकिन सक्सेशन का हक दिया गया है इन केस फ़र्ज़ करें एक फ़र्द है, उसका बेटा है और फिर आगे उसका बेटा है, ठीक है। तो सक्सेशन का शक यहाँ पे इस तरह से डाली गई कि अगर उसका बाप फौत हो गया है, ठीक है, तो उसके दादे की प्रॉपर्टी जो उसके बाप तक पहुँचती थी और उसमें से जो उसका हिस्सा बनना था तो वो उसका अहल है, ठीक है, बेटा या बेटी, इट डजेंट मैटर। तो इस तरह से ये सक्सेशन का भी ऑर्डिनेंस इसमें शामिल किया गया है, ठीक है। उसके बाद रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है, ठीक है। मैरिज रजिस्ट्रेशन, तो रजिस्ट्रेशन का सबसे पहले जो है वो इस ऑर्डिनेंस के तहत होगी सबसे पहली बात, ठीक है। और इसके लिए यूनियन काउंसिल जो है वो एक लाइसेंस जारी करेगी, ठीक है, एक निकाह रजिस्ट्रार को, ठीक है। रजिस्ट्रार जो है वो मुकर्रर होते हैं जी यूनियन काउंसिल की तरफ से। यूनियन काउंसिल जो है वो मुकर्रर करेगी एक निकाह रजिस्ट्रार, ठीक है। और निकाह रजिस्ट्रार के लिए ज़रूरी होगा कि वो कॉपी अपने पास भी रखे, ठीक है, और यूनियन काउंसिल में भी उसका रिकॉर्ड रखे, ठीक है। और इसके साथ साथ जो
अगली इसके बारे में बताया गया है, जो टर्म है, जो कंडीशन है, ठीक है, वो ये है कि 3 मंथ के अंदर अंदर जो है, ठीक है, अगर कोई फ़र्ज़ करें कोई भी निकाह रजिस्ट्रार यूनियन काउंसिल ने मुकर्रर नहीं किया, ठीक है, और कोई दूसरा बंदा निकाह कर देता है, ठीक है, तो उस केस में क्या होगा जी, उस केस में उस फ़र्द को जिसने निकाह किया होगा 3 मंथ या फ़ाइन किया जा सकता है 1000 रुपये का, या बोथ भी हो सकते हैं, ठीक है, तो ये है। और उसके बाद पाँचवा इसमें जो डिस्कशन की जाती है वो ये है कि निकाहनामा जो है वो अपने निकाह रजिस्ट्रार जो है वो अपने पास भी मेंटेन रखेगा और यूनियन काउंसिल में भी रखेगा, जो एक प्रॉपर फ़ीस या प्रॉपर वो करने के बाद आप यूनियन काउंसिल से हासिल कर सकते हैं, ठीक है। और कोई भी शख्स जो है वो वहाँ से उसे ले सकता है, उसकी कॉपी, ठीक है। अगला जो है वो पॉलीग्रामी का कानून है, ठीक है। ये है कि डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज के बारे में, कि किस तरह से डिज़ोल्व होगी मैरिज, ठीक है। नो मैन ड्यूरिंग द सब्सटेंस ऑफ एग्जिस्टिंग मैरिज शैल एक्सेप्ट द प्रीवियस परमिशन इन राइटिंग ऑफ द एब्रीविएशन काउंसिल कॉन्ट्रैक्ट अदर मैरिज, ठीक है। ये कानून जो है छठा, ये हमें बताता है एक से ज़्यादा जो है वो शादी करने का कानूनी तरीक़ाकार, ठीक है। तो इसमें जो सबसे पहले हमने आर्बिट्रेशन काउंसिल बनाई थी, ठीक है। आर्बिट्रेशन काउंसिल रिटर्न में, ठीक है, उसे वो देगी, परमिशन देगी। ये मैं कह रहा था ना, ये प्रैक्टिस नहीं होता, तो वो रिटर्न में परमिशन देगी, और कोई भी जो रिस्पेक्टेड शख्स है वो रिटर्न में उसे जो सारे हालात व वाक़यात है वो बताएगा कि मैं इसलिए दूसरी मैरिज करना चाहता हूँ। और फिर आर्बिट्रेशन काउंसिल बनेगी जिसमें एक फ़ीमेल की तरफ से एक मेल की तरफ से होगा, और उसे हेड किया जाएगा। फिर वो डिस्कस करेगा कि किस तरह से हमने लेकर चलना है, ठीक है। और ये सारा प्रॉपर मेथड है दूसरी शादी का, ठीक है। लेकिन पाकिस्तान में तो इन चीज़ों का ख्याल नहीं रखा जाता, अलबत्ता हमारे कानून में ये है, ये चीज़ है, ठीक है। उसके बाद सातवां जो है वो तलाक़ के बारे में, ठीक है। ये थोड़ा मिक्स हो गया था मेरा, मुझे था कि शायद ये छठी जो दफ़ा है वो तलाक़ की है, लेकिन नहीं, छठी जो है वो एक से ज़्यादा शादियों की है और उसके बाद तलाक़ की है, ठीक है। तो कोई भी शख्स जो है वो तलाक़ तब तक नहीं दे सकता जब तक चेयरमैन साहब को नोटिस ना हो, ठीक है, रिटर्न में, ठीक है। और उसकी कॉपी जो है एक वाइफ को भी दी जाएगी, ठीक है। और उसके बाद अगर कोई ऐसा नहीं करता, ठीक है, और दे देता है, तो वो जो है वो पनिशमेंट भी उसे मिलेगी, और उसकी पनिशमेंट एक्सटेंड भी हो सकती है 1 साल से, और उसे फ़ाइन भी जो है वो 5000 तक किया जा सकता है, ठीक है। और ये सारे सबसेक्शंस हैं उसके। और जो तलाक़ जो है वो 90 डेज़ जो है वो टाइम दिया जाएगा, ठीक है। जब आप रिटर्न में अपने चेयरमैन को दे देंगे और चेयरमैन वो सारे हालात व वाक़यात को समझते हुए साइन कर देगा, तो उसके 90 डेज़ के बाद इसका इतलाक़ होगा, ठीक है। और ये जो है वो कानून के बारे में था। और इस तरह से तलाक़ के अमल को थोड़ा सा मुश्किल किया गया था, ताकि जो रेट बढ़ रहा है तो उस तरह से ना हो। अगला जो सब सेक्शन था वो ये था कि अगर कोई प्रेग्नेंट वूमन है, ठीक है, तो वो तब तक जो है वो तलाक़ नहीं उसको दी जा सकती जब तक उसकी प्रेगनेंसी है और वो बर्थ नहीं दे देती, और उसके बाद एक ख़ास मुद्दत जो है वो पूरी नहीं हो जाती, ठीक है। और ये सारा मामला था। उसके बाद 8वां जो है वो डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज है, अदर देन तलाक़। तलाक़ के अलावा भी कुछ खुला के मामला होते हैं, ठीक है। तो डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज अदर देन तलाक़, ठीक है। तो डाइवोर्स का जो है, जो खुला का है, वाइफ को या उसकी वाइफ्स को, ठीक है, अगर वो चाहती हैं कि वो तलाक़ लेना है, तो उसके लिए भी यही वो होगा कि वो आर्बिट्रेशन काउंसिल को रिटर्न में भी देगी, और वो सारा प्रोसेस दोहराया जाएगा, ठीक है, डिज़ोल्व होने से पहले।
और वही सारा जो काम जो पिछले हमने सेक्शन 7 में किया है वही सारा होगा। वो 90 डेज़ के बाद जब वो साइन हो जाएगी, अप्रूव हो जाएगी, उसके बाद वो काबिल अमल होगी। ठीक है, इस तरह से है। सॉरी। उसके बाद मेंटेनेंस है। ये जो खर्चा दिया जाता है, ठीक है, मेंटेनेंस के हवाले से है कि हस्बैंड जो है वो अगर प्रोवाइड नहीं कर सकता एडिक्वेट अमाउंट अपनी वाइफ को, तो उस कानून के तहत जो है वो खुला लिया जा सकता है। ठीक है, डेजोल्यूशन हो सकती है। उसके बाद अगर कोई जो है वो वो ख़ास अमाउंट है वो नहीं दे सकता, तो जो वाइफ है वो कोर्ट से भी रब्ता कर सकती है, या वो जिस प्रॉपर्टी पर है उस पर कब्ज़ा भी अपना कर सकती है। तो वो सारी चीज़ें इसमें आ जाती है। ठीक है, और ये सारी जो पेएबल्स हैं, ठीक है, वो वक्त पर होने चाहिए, और अगर ऐसा नहीं है तो लैंड रेवेन्यू से उसकी ज़मीन पर कब्ज़ा करके जो है वो दिया जाएगा। ठीक है, वो ये था जी मेंटेनेंस का। ठीक है, उसके बाद डॉवर, यानी कि जो कीमत तय होती है, ठीक है, निकाह के वक्त पर, जिसे हम उर्दू में क्या कहते हैं, हक महर। ठीक है, तो हक महर जो है एट दैट टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज आपको पे करना होता है। अगर आप वहाँ पे नहीं करते तो आपकी वाइफ जब ही कहती है आपको तभी ही वो पे करना पड़ता है। ठीक है, और अगर ऐसा आप नहीं करते तो वो कोर्ट जा सकती है, और वही लैंड रेवेन्यू और उन सारे मामलात से आपसे वो बरामद कर सकती है एनीथिंग शी वांट्स। ठीक है, जो भी यानी कि डिसाइड किया गया होगा। ठीक है, और पावर टू मेक रूल जो है, इसमें अगर कोई अमेंडमेंट होती है या इस तरह से कोई भी चीज़ें हैं तो उसके लिए भी एक सेक्शन रखा गया है, पावर टू मेक रूल। तो पावर टू मेक रूल जो है ये गवर्नमेंट के पास है। ठीक है, फेडरल गवर्नमेंट अपने ऑफिशियल गज़ट में इसे पब्लिश करेगी। ठीक है, और फिर उसके बाद ये एप्लीकेबल होगा। ठीक है, अगर कोई भी इसमें अमेंडमेंट होती है, कोई भी एक्सटेंशन होती है, कोई भी डिडक्शन होती है। ठीक है, तो ये मुस्लिम मैरिज एक्ट था। ठीक है, मुस्लिम फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस एक्ट था, सॉरी। और इसे एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। ठीक है, ऊपर से, ताकि आपके जहन में थोड़ा सा इजी सा स्केच बन जाए। तो मुस्लिम फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस 1961 है जी ये, और सबसे पहला जो है इसका टाइटल है, तो इसे मुस्लिम फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस 1961 कहा जाएगा। एक्सटेंट इसका है जी सारे मुस्लिम सिटीजन्स ऑफ पाकिस्तान पे होता है। ठीक है, फेडरल गवर्नमेंट ऑफिशियल गज़ट में पब्लिश करेगी तो फिर ये इन पावर होगा। ठीक है, डेफिनेशन है आर्बिट्रेशन काउंसिल की। ठीक है, प्रोवाइडर की, चेयरमैन की, यूनियन काउंसिल और वार्ड की। आर्बिट्रेशन काउंसिल क्या है जी, चेयरमैन यूनियन काउंसिल किसे हेड करेंगे, और दोनों पार्टीज़, ठीक है, इसमें पार्टीज़ जो हैं वो हस्बैंड और वाइफ हो सकती हैं, उन दोनों पार्टीज़ का एक एक रिप्रेजेंटेटिव होगा। तो इन 3 लोगों पर मुश्तमिल ये आर्बिट्रेशन काउंसिल बनेगी। ठीक है, इनमें से अगर कोई प्रोवाइडर की डेफिनेशन ये है, इनमें से कोई अगर अपना कोई भी नॉमिनी नहीं देता है, ठीक है, कोई भी बंदा प्रोवाइड नहीं करता, तो उसकी जगह पे यूनियन काउंसिल भी कोई मुकर्रर कर सकती है, तो वो प्रोवाइडर होगा। ठीक है, चेयरमैन की डेफिनेशन है, यूनियन काउंसिल का चेयरमैन है, अगर वो नॉन मुस्लिम है तो अपनी जगह पर वो किसी दूसरे शख्स को भी, नॉन मुस्लिम है या बीमार है या कोई भी ऐसी वजह है, तो अपनी जगह किसी और दूसरे मेंबर ऑफ यूनियन काउंसिल को भी वो नॉमिनेट कर सकता है हेड करने के लिए आर्बिट्रेशन काउंसिल को। फिर यूनियन काउंसिल की डेफिनेशन है जी, ठीक है, तो वो बेसिक डेमोक्रेटिक ऑर्डिनेंस 1959 में जो आया था उसके तहत जो यूनियन काउंसिल बनी थी उनसे वो मुराद है, और वार्ड यूनियन काउंसिल का ख़ास एरिया। ठीक है, उसके बाद ओवर राइडिंग जी, इसके पास पावर है, ये तमाम कानूनों को ओवर राइड कर सकती है। ये मोस्ट ऑफ द पावरफुल लॉ है। ठीक है, सक्सेशन का लॉ है जी कि दादा के बाद अगर वालिद फौत हो चुके हैं तो दादा की प्रॉपर्टीज़ में से भी पोते को हिस्सा मिलेगा। ठीक है, और सक्सेशन के डीप इनसाइड अगर आप इस डिटेल में पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, लेकिन आपके जानने की हद तक यही काफ़ी है। ठीक है, मैरिज रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस बताया गया जी कि रजिस्ट्रार जो है वो प्रिस्क्राइब्ड होगा यूनियन काउंसिल से, और अगर वो रजिस्ट्रार प्रिस्क्राइब्ड नहीं होता तो उसे जेल भी हो सकती है, सज़ा, जुर्माना भी हो सकता है, और सारा प्रोसेस बताया गया है कि किस तरह से मैरिज रजिस्टर होगी।
उसके बाद एक से ज़्यादा शादी जो है पॉलीगैमी अगर किसी ने करनी है तो उसको आर्बिट्रेशन काउंसिल को जो है वो करना पड़ेगा, फेस करना पड़ेगा और उसे अपने हक़ में लेना पड़ेगा कि वो क्यों चाहता है एक से ज़्यादा शादी करना, ठीक है। फिर तलाक़ के मामलात हैं कि तलाक़ के काम को थोड़ा सा मुश्किल, थोड़ा सा एक्सटेंसिव किया गया है। पहले वही आर्बिट्रेशन काउंसिल को मुत्तफ़िक अपने साथ मिलाना पड़ेगा, ठीक है। और उसके बाद जो है वो 90 डेज़ के बाद अगर साइन हो जाते हैं यूनियन काउंसिल के चेयरपर्सन के, तो फिर वो तलाक़ इनवैलिड होगी, डिसोल्यूशन अदर देन तलाक़ है। तो इसमें कुछ बताया गया था चीज़ों के बारे में कि अगर ये नहीं होता तो अ वुमन कैन टेक खुला, ठीक है। और मेंटेनेंस है जो कीमत मुकर्रर की जाती है किसी हस्बैंड पर आफ्टर अपनी वाइफ को लेकर, ठीक है, जब अलहदगी हो जाती है उनकी, तो मेंटेनेंस बताया गया जी कि इन टाइम देनी पड़ेगी और जितनी मुकर्रर होगी आर्बिट्रेशन काउंसिल के तहत उतनी ही देनी पड़ेगी, और अगर नहीं देते तो वो कोर्ट जा सकते हैं और लैंड रेवेन्यू के ज़रिए से वो बरामद कर सकते हैं। फिर डॉवर है जी, जितना हक़ के महर होगा वो एट द टाइम ऑफ रेजोल्यूशन आपको देना पड़ेगा, ठीक है। और अदर देन दैट आपको वो मेंटेनेंस वाले कानून ही लगेंगे, ठीक है। लैंड रेवेन्यू से आप वो खातून जो है वो ले सकती है, ठीक है। पावर टू मेक रूल जो है, इसमें कोई भी उतार चढ़ाव होता है, इसमें कुछ बढ़ता है कुछ कम होता है, तो वो गवर्नमेंट के पास ये हक़ होगा, ठीक है। फेडरल गवर्नमेंट अपने ऑफिशियल गज़ट में पब्लिश करेगी, तो उसके बाद जो है वो इन पावर होगा, ठीक है। ऐसे नहीं हो जाएगा, ठीक है। तो ये कुछ इसकी शकें थी, ठीक है। और ये इस्लामिक लॉज एंड ज्यूरिस्प्रूडेंस जो है ये एक सब्जेक्ट है, ठीक है, CSS का। तो उसका ये एक छोटा सा टॉपिक था, तो इसे ज़रूर पढ़ें और किसी दूसरे को भी ज़रूर पढ़ाएं। थैंक यू।